नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज हम टेस्ट 6 देखेंगे, बाइलिंगुअल में, बोथ इंग्लिश और हिंदी में सीरीज रहने वाली है। आइए चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है जो नंद वंश की डायनेस्टी थी वो पावर में कब आई थी, मतलब उन्होंने सत्ता कब चालू करी थी। और साथ में जो अरब था, अरब जो लोग थे, उन्होंने जो सबसे पहला आक्रमण किया था सिंध पे वो कब किया था। 424, 711, 422, 711, 424, 712, 422, 712 आपको पहचानना है। तो जो नंद डायनेस्टी थी उसको महापद्म नंद ने फाउंड किया था, उसके फाउंडर का नाम महापद्म नंद था। और जो ये डायनेस्टी पावर में आई थी वो 424 में आई थी, ठीक है। और उन्होंने शिशुनाग वंश को हटाया था। और उसके बाद इनके बाद कौन आए थे, मौर्य, यानी कि पहले शिशुनाग आए, फिर नंदाज आए, फिर मौर्याज आए। ये सारे कहाँ रूल करते थे, मगध का जो जनपद था वहां पे, ये महाजनपद था, वहां पे रूल करते थे। महापद्म नंद इसके फाउंडर थे। और जो अरब्स ने इन्वेड किया था सिंध को वो 712 में किया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसका आयोजन कब हुआ था, उसका ईयर आपको बताना है। और जो शाकाज थे उन्होंने इंडिया पर कब आक्रमण किया था उसका आपको ईयर बताना है। 252 BC, 92 BC, 252, 90, 92, 250 आपको पहचानना है इसमें से। तो अगर हम देखें तो 250 BC में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। वो किसने कराई थी, जो हमारे अशोक थे, ठीक है, एक अशोक ने करवाई थी। कौन से वंश के रूलर थे, वो मौर्य वंश के रूलर थे, ठीक है। और ये कहाँ कराई थी उन्होंने, पाटलिपुत्र में कराई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वंश के रूलर थे, कौन सी जगह थी और कौन इस पे किसने इसको प्रोसाइड किया था। और जो शाकाज ने इंडिया को इन्वेड किया था वो 92 में किया था। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो विक्रमादित्य जो थे उनका जो शासन काल था, उनकी जो रेन थी वो कब जो है कब से कब तक थी। 378 से 415, 380 से 414, 381 से 414 और 382 से 415। बताइए कौन से थी ये। तो ये 380 से 414 थी, 20 का आंसर हो जाएगा। ये वाले जो चंद्र विक्रमादित्य हैं वो बेसिकली चंद्रगुप्त द टू हैं, चंद्रगुप्त वंश के जो गुप्त वंश के जो राजा थे, चंद्रगुप्त टू। देखिए विक्रमादित्य कौन है, विक्रमादित्य एक लेजेंडरी हीरो है, एक पौराणिक वीर है। और बहुत सारे राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी अपना शौर्य वगैरह दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है मेसोपोटामिया में जो लिखाई है उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, उसका आपको ईयर बताना है। और साथ में जो कूनीफॉर्म स्क्रिप्ट है, यानी कि कीलाकार लिपि है, उसका विकास कब हुआ था, उसका आपको ईयर बताना है। 3300, 2500, 3200, 2600, 3201, 3202 बताना है आपको, इसमें से पहचानना है। तो राइटिंग मेसोपोटामिया में इंट्रोड्यूस की गई थी 3200 BCE में। और जो कूनीफॉर्म स्क्रिप्ट है वो डेवलप हुई थी 2600 में। देखिए बहुत सारी स्क्रिप्ट होती थी, जैसे कि लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट होती है, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है, जैसे हड़प्पा की स्क्रिप्ट होती है, एक कूनीफॉर्म स्क्रिप्ट होती है जो बेसिकली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूसली लिखी जाती है, ऐसी भी स्क्रिप्ट होती हैं। तो बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए मुझे, जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं, अशोका के जो अभिलेख आपको मिलते हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मिलते हैं, ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कौन कौन सी लैंग्वेज में मिलते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो खानवा का युद्ध था, बैटल ऑफ खानवा था, उसे कब लड़ा गया था, ईयर बताना। और बैटल ऑफ चौसा जो है उसको कब लड़ा गया था, उसका आपको मुझे ईयर बताना है। बताइए 1527, 1529, 1539 या 1540। तो बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में लड़ा गया था। और ये किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ खानवा बेसिकली बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। हुआ क्या था कि बाबर और राणा सांगा ने पहले एक ट्रीटी करी थी। बाबर ने जब इब्राहिम लोदी से लड़ाई करी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो ये बात कही गई थी कि बाबर ने अपने बाबरनामा में ये लिखा है कि उनको राणा सांगा ने प्रॉमिस किया था कि वो उनको हेल्प करेंगे। लेकिन जब बाबर ने हमला किया इब्राहिम लोदी पे तो राणा सांगा ने कोई हेल्प नहीं करी। और राणा सांगा इस चक्कर में थे कि भाई ये आएंगे और जैसे जनरली जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और सेंट्रल एशिया से जो अटैकर्स आते थे वो हरा के और थोड़ा लूट लाट के चले जाते थे। तो राणा सांगा ने सोचा कि एक बार ये इब्राहिम लोदी की पावर दिल्ली सल्तनत को खत्म हो जाएगी और ये चले जाएंगे तो हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन बाद में
जो बाबर थे उनका मूड चेंज हो गया और बाबर ने इसी को बेसिस बनाया कि आपने अपनी जो वादा मुझे किया था वो आपने नहीं किया पूरा, तो इसलिए अब हम आपसे लड़ाई करेंगे। दूसरा जो बैटल ऑफ चौसा है ये 1539 में हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? देखिए, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं अगर हम देखें, बाबर के बाद हुमायूं आए, ठीक है, उसके बाद और उन्होंने बेसिकली एक बीच में लड़ाई लड़ी थी। जो सूर एम्पायर था, शेरशाह सूरी अफगान थे, उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी और 15 साल के लिए तकरीबन जो है हुमायूं राजगद्दी से हटा दिए गए थे। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि शेरशाह सूरी कौन से युद्ध में इसमें विजेता हुए थे? आपको बताएं विनर कौन से युद्ध में हुए थे, और दूसरा कब ये बैटल फॉट किया गया था, लड़ाई कब हुई थी? बैटल ऑफ समेल, समेल का युद्ध 1546 में, समेल का युद्ध 1544 में, घाघरा का युद्ध 1529 में और 1528 में। आपको पहचानना है। तो ये बैटल ऑफ समेल था, ठीक है, जिसमें जो शेरशाह सूरी थे तो वो जीते थे। 1544 में युद्ध हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? एक तो शेरशाह सूरी थे एक तरफ, तो दूसरी तरफ कौन से राठौड़ वंश के जो रूलर्स थे, राजस्थान के राठौड़ वंश के जो रूलर थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा है दिए हुए बैटल्स में से सबसे पहले कौन सा लड़ा गया था? तालीकोट का बैटल, बिलग्राम का बैटल, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर स्वाली का युद्ध? आपको पहचानना है इसमें से कौन लड़ा गया था। तो अगर हम देखें तो बैटल ऑफ बिलग्राम लड़ा गया था सबसे पहले, ये 1540 में लड़ा गया था। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके बीच में लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था, ये पहली बात। तो उसके बाद तल्लीकोट की बात करें तो ये 1565 में लड़ा गया था, और ये किसके बीच में लड़ा गया था? विजयनगर के जो एम्पायर था उसके बीच में, और जो दक्कन सुल्तान थे यानी कि दक्कन सल्तनत था, गोलकोंडा, बीजापुर, ये सब पहले एक ही था, उनके बीच में लड़ा गया था। जबकि अगर हम हल्दी घाटी की बात करें तो ये अकबर के बीच में लड़ा गया था। अकबर और जो हमारे बड़े ही फेमस एक लेजेंडरी हीरो है महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था राजस्थान में। और बैटल ऑफ स्वाली जो है ये 1576 में था, हल्दी घाटी वाला, और बैटल ऑफ स्वाली जो है इंग्लिश और पुर्तगालियों के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, और ये 1612 में लड़ा गया था। तो सबसे पहले कौन सा है? बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि ऑड वन आउट आपको चुनना है इनमें से दिए हुए में से। तो सीज ऑफ आरकोट 1751, बैटल ऑफ आर्नी 1751, उसके बाद बैटल ऑफ गोल्डन रॉक्स 1754 और सीज ऑफ कलकत्ता 1756। तो आपको इसमें से ऑड वन आउट चुनना है। तो ऑड वन आउट अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये डी वाला हो जाएगा, सीज ऑफ कैलकटा। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली बंगाल में हुआ था, और साथ में इसमें जो विक्ट्री हुई थी वो किसकी हुई थी? सिराजुद्दौला की हुई थी। सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कलकत्ता को सीज कर लिया था और घेराबंदी करके जीत लिया था अंग्रेजों से। बाकी अगर हम ये सब देखें तो ये सेकंड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड सारे युद्ध है, और इसमें बेसिकली इंग्लिश जो जीते थे, और यहाँ पे केवल एक ऐसा है जो इंग्लिश नहीं जीते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि मैसूर का जो राज्य है उसने उसको जो उसकी जो घेराबंदी हो गई थी, तो उसमें जो है किस सीज में जो है मैसूर का किंगडम जीता था? मतलब मैसूर की किंगडम ने बहुत सारी सीजेस करी थी, या इन सीजेस में कौन सी ऐसी सीज है या युद्ध है जिसमें मैसूर का राज जीता था? आपको बताना है। तो सीज ऑफ या दरबार की घेराबंदी, गोरुमकोंडा की, कोप्पल की, या फिर नंदी दुर्ग की? तो इनमें से किसी में भी मैसूर नहीं जीता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ऑड वन आउट आपको चुनना है इसमें से। आपको बताना है, एक तरफ आपको इवेंट्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके विजेता दे रखे हैं। तो डीग किले की घेराबंदी, सीज ऑफ डीग फोर्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती थी। बैटल ऑफ भरतपुर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था। कुरिचिया का जो विद्रोह हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको सक्सेसफुली उसको दबा दिया था। और बैटल ऑफ खड़की जो है वो भी ब्रिटिश इंडिया ने जीता था। आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो अगर हम देखिए बैटल ऑफ भरतपुर वाला इसमें से ऑड वन आउट है, क्योंकि इसमें मराठा एम्पायर के जो रूलर थे, जो बेसिकली होलकर्स हुआ करते थे उस समय, मराठा जो है कन्फेडरेसी थी, तो अलग अलग जैसे होलकर, सिंधिया और पेशवाज अलग अलग जगह पे रूल करते थे। तो जो भरतपुर के आसपास होलकर्स की यहाँ पे जीत हुई थी, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे गलत पूछा हुआ है इसमें से। आप एक तरफ आपको राजवंश दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो फाउंडर्स है वो। तो नंद वंश के फाउंडर आपको महापद नंद मिलेंगे, सुंग वंश के पुष्यमित्र सुंग मिलेंगे, वाकाटक के विंध्य शक्ति मिलेंगे, और चालुक्य जो बदामी वाले थे उसके मिलेंगे जयसिंह वन। आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। तो ये सारे ही करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ऐसे ही बहुत सारी हमारी वीडियो सीरीज चल रही है, जैसे यूपी SSS की चल रही है हमारी, लेखपाल की, यूपी
पीएससी की हमारी चल रही है, मेंस आंसर राइटिंग की भी चल रही है और डेली क्विज भी चल रही है, और बीपीएससी की तो हम चला ही रहे हैं। तो इन सारी वीडियोस को, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और अगर आप इनकी नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी जो है आपको अपडेट मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो कांचीपुरम है वो किसकी राजधानी थी, कौन से राज्यवंश की राजधानी थी, और जो दौर समुद्र था वो कौन से वंश की राजधानी थी, ये आपको मुझे बताना है। पल्लवा, होयसाला, राष्ट्रकूटा या फिर खकातिया, इनमें से आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी, और होयसालों की जो राजधानी थी वो दौर समुद्र थी। पल्लव वंश और होयसाला वंश, आपको एक तो राजधानी तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन इनके साथ इनका जो आर्किटेक्चर है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे पल्लव वंश के, जैसे महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो पल्लव वंश के अंडर बनाए गए थे। इसमें नरसिम्हा वर्मन ग्रुप और महेंद्र वर्मन ग्रुप, ये सारे आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए। और ये जो द्रविडियन स्टाइल है, ये कहते हैं कि पल्लव वंश के टाइम पे ही डेवलप हुआ, और फाइनली वो चोल वंश के टाइम पे जाके अपने चरम पे पहुंचा। और होयसाला वंश जो था विजयनगर से पहले, होयसाला वंश 13वीं-14वीं शताब्दी में था। और यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब इसके जो ग्राउंड प्लान होते थे वो स्टार की तरह होते थे इस तरीके से, तो बड़े ही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटली डिजाइंड मंदिर ये बनाते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक लिटरेचर, उसमें कितने पार्ट होते हैं, और साथ में कौन सा पार्ट वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। आपको बताना है 4 होते हैं, 5 होते हैं, ब्रह्मणा, आर्यंका, वेदांगना, उपनिषद। तो कौन सा नहीं आता। तो अगर हम देखें तो उसमें 4 पार्ट होते हैं, और कौन कौन से वो होते हैं, एक तो वेदास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, अर्यंकास हो गए, और उपनिषद हो गए। तो इसमें वेदांगना नहीं आता है। वेदांगना बेसिकली वेद का पार्ट नहीं है। वेदों को पढ़ने के लिए जो चीज आपको समझनी होती है, जैसे फोनेटिक्स समझने होते हैं, रिचुअल समझने होते हैं, ग्रामर समझनी होती है, ज्योतिष समझनी होती है, ये इसका पार्ट है, ठीक है। ये वेदों का पार्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे सही विकल्प चुनने के लिए बोल रहा है। एक तरफ आपको एक्सकेवेशन साइट्स और पुरातत्व स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो एक्सकेवेटर्स है वो आपको पहचानना है। तो लोथल जो है फजल अहमद जी ने किया था, रंगपुर जो है रंगनाथ राव जी ने किया था, कोट दीजी यादियत शर्मा ने किया था, और रोपड़ जो है रंगनाथ राव ने किया था। आपको बताना है कौन सा ठीक है इसमें से। अगर हम देखें तो बी वाला ठीक है, क्योंकि जो लोथल है वो आपको रंगनाथ राव जी ने किया था, कोट दीजी जो है फजल अहमद ने किया था, और रोपड़ जो है आपकी वाईडी शर्मा जी ने किया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सब आपको पता होना चाहिए कि लोथल किस लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लोथल में आपको मिलेगा क्या, डॉक यार्ड मिलेगा, यानी कि जहां से समुद्री जो है व्यापार होता था, लोथल में आपको वो मिलेगा। साथ में आपको बीड फैक्ट्री मिलेगी, यानी कि मन के बनने वाली, जो जहाँ पे मन के बनाए जाते थे वो मिलेगी आपको। ऐसी रोपड़ में अगर हम देखें तो जो इंसान होते थे, मालिक होते थे, उनकी जो कब्रें होती थी उसके नीचे आपको, उनके नीचे जिंदा कुत्तों को वहां पे बरी किया जाता था, जिंदा डॉग्स को बरी किया जाता है, ऐसे अवशेष आपको मिलेंगे। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे जो है कौन से अवशेष मिलेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो यूनाइटेड इंडिया कमेटी थी उसका गठन कब किया गया था, आपको ईयर बताना है, और साथ में इसको किसने गठित किया था, उसकी स्थापना किसने करी थी, वो आपको बताना है। 1882, 1883, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, आपको पहचानना है इसमें से। तो अगर हम देखें, यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883 में फाउंड की गई थी, और व्योमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी, इसके संस्थापक थे। अगर आपको याद हो तो डब्ल्यूसी बैनर्जी वो भी है जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को चेयर भी किया था, अपने जो फर्स्ट जो अधिवेशन है उसमें, फर्स्ट सेशन में किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, आपको वर्ष बताना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, और साथ में किसने किया था ये भी आपको बताना। तो 1924 में हुई थी, 1925 में हुई थी, दादोबा पांडुरंग ने किया था, या फिर डॉक्टर हेगड़ेवार ने किया था। तो बेसिकली 1925 में हुआ था, डॉक्टर हेगड़ेवार ने किया था। यहाँ पे ऑप्शंस बेसिकली रिपीट कर दिए है, बट ये जो है सेम ही है दोनों ऑप्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1925 जो है ये वर्ष था, और डॉक्टर हेगड़ेवार जो था, ये बेसिकली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या था, जो राष्ट्र निर्माण का काम है, नेशन बिल्डिंग का काम है, नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाना और सोसाइटी में लोगों के लिए काम करना, ये बेसिकली इनकी एजेंडा थी, इनकी फिलॉसफी थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे गलत विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनको किन्होंने बनाया था उनके नाम। तो इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी, आर्य समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था, वेदांत कॉलेज स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था। आपको गलत विकल्प चुनना है, इनकरेक्ट। तो अगर हम देखें तो आर्य समाज जो है राजा राम मोहन रॉय ने नहीं बनाए थे, किसने बनाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था, ठीक है। आर्य समाज 1875 में इसकी जो है इसको बनाया गया था। और वेदांत कॉलेज की अगर हम बात करें तो ये स्वामी दयानंद जी ने नहीं बनाया था, राजा राम मोहन रॉय ने इसको बनाया था, वेदांत कॉलेज, ठीक है।
तो इसलिए ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। ये बेसिकली है क्या, 19th सेंचुरी में जो सोशो रिफॉर्म मूवमेंट, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, यानी कि सामाजिक और धार्मिक जो सुधार का जो मूवमेंट चल रहा था, उसके अंदर बहुत सारी लोगों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के अपने अपने आइडियाज को प्रोपेगेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा है ज्योतिबा फूले ने कौन सा इंस्टीट्यूशन यानी कि कौन से संस्थान की स्थापना करी थी, ये आपको बताना है। और दादा भाई नारोजी ने कौन से संस्थान की स्थापना करी थी, ये आपको बताना है। बालिका विद्यालय, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, रहनुमाई मजदान सभा माफ कीजिएगा, तो आपको बताना है इसमें से। तो अगर हम देखें तो इसमें से जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने बालिका विद्यालय के लिए बालिका विद्यालय को स्टैब्लिश किया था, और दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदान सभा को किया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी किया था 1966 में, बट यहाँ पे ऑप्शन ये बैठता है। देखिए ज्योतिबा फूले क्या थे, बेसिकली जो माली कास्ट से आते थे, महाराष्ट्र की माली कास्ट से आते थे, और इन्होंने जो दलित अपलिफ्टमेंट है, एक तो दलितों के उन्मूलन के लिए और साथ में विमेन के लिए इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। इनकी जो धर्मपत्नी थी श्री सावित्रीबाई जी फूले, वो इंडिया की पहली फीमेल टीचर भी थी, तो ये भी सब आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी, यानी कि आपको ईयर भी बताना है और जगह भी बतानी है, और साथ में इंडियन लीग को किसने फाउंड किया था, उनके नाम, संस्थापक का नाम आपको बताना है। तो 1873, 1875, बॉम्बे, पुणे, शिशिर कुमार घोष, महादेव गोविंद रानडे, आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें, सत्यशोधक समाज 1873 में बनाया गया था पुणे में, ठीक है। और ये किसने बनाया था, ये बेसिकली ज्योतिबा फूले जी ने ही बनाया था। किस लिए, सत्य शोधक समाज का मतलब क्या है, सत्य को खोजना। तो क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली जो हमने कास्ट हायरार्कीज बना रखी है, ये असत्य है हमारे लिए, ये सही नहीं है, तो इसको हमें हटाना है, और दलितों का जो उन्मूलन है उसके लिए बनाया था, और जो इंडियन लीग थी वो शिशिर कुमार घोष ने बनाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि जो विश्व भारती है, एक बेसिकली विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, तो उसको किसने फाउंड किया था, आपको उनकी स्थापना जिसने करी थी उसका नाम बताना है। साथ में गदर पार्टी को कब फाउंड किया गया था, समय बताना है, ईयर बताना, और हिंदू महासभा का आपको बताना है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, 1914, 1913, 1915, 1916, इसमें से आपको पहचानना है। तो जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी, आपको सबको पता होगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने फाउंड करी थी, और बहुत ही यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर है, यानी कि पेंटिंग्स हो गई और लिटरेचर हो गई, उसका काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को, और साथ में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को भी जगाया जाता था यहाँ पे। उसके बाद जो गदर पार्टी है 1913 में बनाई गई थी, और जो हिंदू महासभा 1915 में बनाई गई थी। देखिए गदर पार्टी के बारे में बता देता हूं मैं आपको, ये बेसिकली सियाटल में बनी थी, यूएस में बनी थी, लाला हरदयाल और ये सब लोग इससे जुड़े हुए थे। और इनका जो एम था वो क्या था, इनका एम था कि जो हमें आर्म्ड रिवोल्ट करना है, भारत में आर्म्ड रिवोल्ट करना है, ये इनका एम था। देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो कब बनी थी, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कब बनी थी, और खुदाई खिदमतगार कब बनी थी। आपको वर्ष पहचानने, 1924, 1927, 1931, 1928, 1925, 1930। इनमें से अगर हम देखें तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में बनी थी, और जो आर्मी बनी थी सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में बनी थी, और खुदाई खिदमतगार 1930 में बनी थी। बेसिकली खुदाई खिदमतगार जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के एरिया में जब अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था, वहां पे बनी थी। रेड शर्ट्स पे इनको बोलते थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, ये सब इन्वॉल्व थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, एक तरफ आपको ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके फाउंडर्स, तो आपको पहचानना है। गलत, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने, तत्बोधनी सभा राधाकांत देव ने, धर्म सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर ने, और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नारोजी ने बनाई थी, आपको पहचानना है। इनकरेक्ट, तो अगर हम देखें इसमें से दो इनकरेक्ट है, क्योंकि तत्बोधनी सभा आपकी देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने बनाई थी, और धर्म सभा आपकी राधाकांत देव ने बनाई थी, इंटरचेंज किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कलकत्ता में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई थी, आपको बताना है कौन से संगठन की स्थापना कलकत्ता में नहीं हुई थी। आत्मीय सभा, तत्बोधनी सभा, धर्म सभा या साइंटिफिक सोसाइटी, बताइए। तो इसमें से अगर हम देखें तो डी इसका आंसर हो जाएगा, साइंटिफिक सोसाइटी। बेसिकली जो अलीगढ़ है, अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी, और ये अलीगढ़ स्कूल जो उसके जो संस्थापक थे सैयद अहमद खान, जो कि एक लिबरल मुस्लिम थे, और उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी में जो बैकवर्डनेस है उसको हटाने का काम किया था। उसके लिए काफी सारा उन्होंने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना करी थी 1875 में।
वो भी बनाया गया था, तो इसलिए ये डी हो जाएगा इसका आंसर, उन्हीं का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है एस्टैब्लिशमेंट के ईयर्स पे यानी कि स्थापना के वर्ष के हिसाब से आपको बताना ऑड वन आउट। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट, नागपुर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन की बिगिनिंग, और चौरी चौरा इंसिडेंट, कौन सा ऑड वन आउट है इसमें से देखें। तो अगर आप देखें तो अगर आपको नहीं भी पता, मान लीजिए आपको इन दोनों का वर्ष नहीं पता, लेकिन आपको ये तो पता है कि बिगिनिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन और चौरी चौरा इंसिडेंट ये आपस में एंटीथेटिकल है, मतलब कि जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो खत्म किसके बाद हुआ था, चौरी चौरा के बाद। तो ये तो पता है कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको पता है तो आपको पता है कि अगर आप इन दोनों में से कोई आंसर लगाएंगे तो आपका गलत होगा, क्योंकि ये एक साथ जो है ऑड वन आउट नहीं हो सकते हैं। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है, चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि ये 1922 में हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। चलिए बताइए, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब स्टार्ट किया था तो वो कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में किया था, और जब एंड किया था उसको वापस लिया था, उस सेशन का नाम आपको मुझे बताना है। तो दोनों ही सेशंस का नाम आप मुझे बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, स्थापना वर्ष के हिसाब से आपको बताना है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1928 में हुई थी, कमीशन भारत में 1928 में आया था, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, और बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। तो इसमें से इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति हुई थी 1927 में हुई थी, जबकि वो भारत 1928 में आया था, और साइमन गो बैक के नारे भी लगवाए थे हमारे लीडर्स ने। तो इसमें ये हुआ क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो एक्ट आया था, उसमें क्या था कि भारत में जो संवैधानिक सुधार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर चर्चा की गई थी, और उसमें एक प्रावधान ये था कि हर 10 साल के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बैठाई जाएगी जो कि भारत में हो रहे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोग्रेस है, संवैधानिक जो प्रोग्रेस जो हो रही है उसका आकलन करेगी, ठीक है। तो इसके लिए साइमन कमीशन बताई थी, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आपसे गलत पूछ रहा है, आपको बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 31 में हुई थी, कम्युनल अवार्ड 1933 में, पूना पैक्ट 1932 में, इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना 1946 में। चलिए फिर से यही लॉजिक इसमें लग जाएगा कि आपको अगर लॉजिक पता है कि कम्युनल अवार्ड आने के बाद पूना पैक्ट हुआ था, कम्युनल अवार्ड में क्या बोल रहा था कि जो दलित सेक्शन, हमारी जो डिप्रेस सेक्शन है, डिप्रेस क्लासेस है, उनके लिए अलग सेपरेट अवार्ड की बात करी गई थी। तो ये तो पूना पैक्ट तो इससे पहले हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूना पैक्ट ही इसलिए हुआ था क्योंकि कम्युनल अवार्ड को हमें नकारना था। तो अगर आपको ये नहीं भी पता है सही तरीके से, तो भी आप लॉजिकली आंसर लगा सकते हैं। देखिए, कभी भी अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 100-150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर हम देखें तो 30 से 35% क्वेश्चन आपको सही में आते हैं, आप आसानी से हर कोई पहुंच जाता है। लेकिन जो आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे वो तब कर पाएंगे जब आप बाकियों से 10 या 15 क्वेश्चन ऊपर करेंगे, तब आप कंफर्टेबली जो है प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। और उसके लिए आपको ऐसे एजुकेटेड गेस, या जिसको हम एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं, वो आपको करना पड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से आपसे करेक्ट विकल्प पूछा है कि अगस्त ऑफर जो है लिनलिथ गो के अंदर आया था, क्रिप्स प्रपोजल जो है या क्रिप्स मिशन जो है जनरल डायर के अंदर आया था, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन महात्मा गांधी के अंदर आया था, जलियनवाला मैसेकर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के अंदर आया था। करेक्ट आपको बताना है कौन सा इनमें से। तो अगर हम देखें तो ये वाला करेक्ट है, अगस्त ऑफर जो है लॉर्ड लिनलिथ गो के अंदर ही आया था, और क्विट इंडिया रेजोल्यूशन महात्मा गांधी के अंदर आया था। जबकि क्रिप्स मिशन की बात करें तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम से पहचान सकते हैं आप, और जो जलियांवाला मैसेकर है वो जनरल डायर्स ने एक क्रूरता दिखाई थी अपनी, और 1919 में 13 अप्रैल 1919 में काफी बड़ी एक नरसंहार, एक मसैकर किया था उन्होंने जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, जिसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए थे। और इसी प्रोटेस्ट में बहुत सारे जो यंग लीडर्स हैं, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसलिए इसका मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे 1946 के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा इंसिडेंट 1946 में नहीं हुआ था। नौसेना में विद्रोह यानी कि नेवल म्यूटिनी, कैबिनेट मिशन जब आया था, शिमला कॉन्फ्रेंस या डायरेक्ट एक्शन डे, ये आपको बताना है कि 1946 में कौन सा नहीं हुआ था। तो अगर हम देखें तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो लॉर्ड वेवल ने करवाई थी वो 1945 में हुई थी, ना कि 1946 में। और यहाँ पे क्या हो रहा था, बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हमें बनाना था, गवर्नमेंट जो हमें बनानी थी, उसके ऊपर जो लाए जाने वाले प्रस्ताव थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और बाकी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस की गई थी शिमला में लॉर्ड वेवल के अंदर। तो यहाँ पे वेवल प्लान जो आया था उस पर अग्रीमेंट करना था हमें, वो एक काम था। और यहाँ पे जो सेपरेट जो इलेक्टोरेट देने की बात थी मुसलमानों को, उस पर भी काम यहाँ पे जो है डिसीजंस होने थे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, शिमला कॉन्फ्रेंस तो आपको पता है, आप बताइए शिमला डेप्यूटेशन गया था,
शिमला डेप्यूटेशन गया था वो कब गया था, आपको ईयर बताना है। पहली बात तो शिमला डेप्यूटेशन कब गया था, दूसरा उस समय वाइसरॉय कौन थे जब शिमला डेप्यूटेशन गया था, ये दोनों चीजें आपको मुझे बतानी है। अगला देख लेते हैं, जो हमारा वंदे मातरम है उसको पहली बार कहां गाया गया था, आपको बताना है वेयर। और दूसरा जो पहला डिवीजन है इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ था, विभाजन हुआ था, वो कहां हुआ था, कलकत्ता, सूरत, लखनऊ, बॉम्बे, बताना है आपको। तो पहली बार ये कलकत्ता में गाया गया था, 1896 के सेशन में गाया गया था कांग्रेस के। और जो सूरत में स्प्लिट हुआ था 1907 में, वो पहला स्प्लिट था, विभाजन था कांग्रेस का। उसके बाद काफी सारे स्प्लिट हुए, जैसे स्वराज पार्टी अलग बना ली गई थी, और भी जैसे इंदिरा गांधी के समय भी स्प्लिट हुआ था, लेकिन फर्स्ट स्प्लिट जो है सूरत में हुआ था। और इसके पीछे का कारण क्या था, जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो लाल बाल पाल थे, और जो मॉडरेट्स थे जैसे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उनका डिसएग्रीमेंट हो रहा था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है, यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन है, उसको हम सिर्फ बंगाल में सीमित रखें या पूरे भारतवर्ष में इसको पैन इंडिया ले जाएं। तो इस पे जो है डिसएग्रीमेंट की वजह से ये हो गया था। अगला क्वेश्चन आपको जनगण मन से पूछ रहा है कि ये जनगण मन कब और कहां सबसे पहली बार गाया गया था, और उस कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, वो आपको बताना। 1912, 11, कलकत्ता, मद्रास, रमेश चंद्र दत्त और बिशन नारायण धार, आपको पहचानना है। तो ये 1911 में पहली बार गाया गया था कलकत्ता में। वंदे मातरम जो गाया गया था 1896 में गाया गया था। जनगण मन जो है वो 1911 में गाया गया था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता करी थी बिशन नारायण धार जी ने। इसको लिखा किसने था, चलिए आप मुझे बताइए। तो जनगण मन को लिखा किसने था, ठीक है, आपको राइटर का नाम बताना है कि जनगण मन के राइटर का नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इनकरेक्ट आपको पूछ रहे हैं, कांग्रेस सेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है 1890 जो है प्रेसिडेंट फिरोज शाह मेहता थे, 1992 में उमेश चंद्र बैनर्जी थे, 95 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से, 1901 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, आपको बताना है। तो कौन थे, तो अगर हम देखें तो 1901 में जो है डिंसा वॉचा थे, जो डीई वॉचा जिनको हम बोलते हैं, डिंसा वॉचा थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दोबारा 1902 में बने थे, ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि सबसे पहले इनमें से कौन आया था। विटले कमीशन आई थी, सप्रू कमेटी आई थी, ली कमीशन आया था, इंडियन डिलिमिटेशन कमेटी यानी कि परिसीमन समिति आई थी, आपको बताना है। तो इसमें से जो सबसे पहले आया था वो ली कमीशन आया था, क्यों, क्योंकि 1924 में आ गया था। और ये किस लिए आया था, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, यानी कि जो लोक सेवाएं हैं, जो आज जिसके आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो एथनिक कंपोजिशन है, किसके बीच में, यूरोपियंस के बीच में और नेटिव्स के बीच में, उसको ये बात करना चाह रहा था कि भाई कितना नेटिव होना चाहिए, कितना यूरोपियन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे विटले कमीशन जो है लेबर पे आया था, ये 1928 में आया था। सप्रू कमेटी 1934 में बनाई गई थी, और डिलिमिटेशन कमेटी जो है 1935 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एक तरफ अखबार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो प्रकाशन के वर्ष है वो बताना और गलत विकल्प चुनना। 1971 में तहजीबुल अखलाक न्यूज़पेपर आया था, 81 में केसरी आया था, 88 में सुधारक आया था, और 1903 में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर आया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ये सारे ही ठीक है, नन ऑफ दी अबव इनकरेक्ट है इसमें। तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। तहजीबुल अखलाक के न्यूज़पेपर किसने निकाला था, सैयद अहमद खान जी ने निकाला था। केसरी न्यूज़पेपर किसने निकाला था, बाल गंगाधर तिलक ने। सुधारक न्यूज़पेपर किसने निकाला था, गोपाल गणेश अगरकर जी ने निकाला था। और इंडियन ओपिनियन किसका था, महात्मा गांधी जी का था। ये सारे न्यूज़पेपर्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मीडिया की जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और मेन्स में भी इससे सवाल पूछ ले जाते हैं। अगला नेटिव मैरिजेस एक्ट से आपको पूछा है कब उसको पारित किया गया था, वेन पूछा हुआ। दूसरा, उस समय गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे, आपको बताना। 1971, 72, लॉर्ड नॉर्थब्रूक, एलन बोरो, कौन थे। तो अगर हम देखें तो लॉर्ड नॉर्थब्रूक थे, 1872 में ये आया था, माफ कीजिएगा 1871-72 में से पहचानना था, 1872 में ये आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनरल से है। ये पूछ रहा है कि जो 3 टॉप ग्रेफाइट प्रोड्यूसिंग देश हैं उनमें से कौन सी कंट्री नहीं आती है, और साथ में भारत की रैंक क्या है। अगर हम ग्रेफाइट की प्रोडक्शन देखें तो भारत की रैंक क्या है, तो आपको बताना है इसमें से। तो इसमें से भारत की रैंक अगर हम देखें तो 5वीं है, और साथ में कौन सी कंट्री नहीं आती है, वो साउथ अफ्रीका नहीं आती है। बाकी मोजाम्बिक, चाइना और ब्राजील जो है वो टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है ग्रेफाइट, बेसिकली एक कार्बन का एलोट्रोप होता है, और ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। और साथ में अगर जो लिथियम आयन बैटरीज हम बनाते हैं, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर भी ये एक मुख्य जो है घटक होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि टॉप यूरेनियम प्रोडक्शन कंट्रीज जो है टॉप 3 उनमें से कौन सी नहीं आती है, शीर्ष में कौन सी नहीं आती है, और भारत का स्थान क्या है विश्व में
यूरेनियम प्रोडक्शन में। तो अगर हम देखें कजाकिस्तान, वेनेजुएला, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में से नाम से अगर आप पहचान पाए तो आपको पता लग जाएगा कि वेनेजुएला जो है ऑयल के लिए बड़ी फेमस है, यूरेनियम के लिए फेमस नहीं है। तो वेनेजुएला इसका आंसर हो जाएगा जो टॉप 3 में नहीं आती है। और भारत की जो है 11th है। भारत में जो सबसे ज्यादा रिजर्व है वो किसके मिलेंगे आपको? थोरियम के मिलेंगे, ठीक है। जो केरला की मोनाजाइट सैंड है वहां पे आपको थोरियम के सबसे ज्यादा रिजर्व मिलेंगे। इसलिए जो भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का यूज करते हैं, उसके बाद ब्रीडर रिएक्टर्स का यूज करते हैं, और उसके बाद हम थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये हमने क्यों किया है? ये जो ओमी जे बाबा थे उन्होंने ये 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों बनाया था? बिकॉज इंडिया इज अ यूरेनियम डेफिसिट कंट्री। इंडिया में यूरेनियम की कमी है, और साथ में आजकल जो जियोपॉलिटिक्स आप देख रहे हैं वो हमेशा से ये इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम अपने आप में सेल्फ रिलायंट बने, ठीक है। तो इसलिए हमने अपनी जो रिसोर्सेज हैं थोरियम को यूज करने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम का गठन किया था, जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कौन सा राज्य है भारत के जो टॉप 3 वीट यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन में नहीं आता है, और साथ में टॉप 3 मैंगो के प्रोडक्शन में जो नहीं आता है, आम के प्रोडक्शन में आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो अगर हम देखें तो राजस्थान वीट में नहीं आता। इसको आप ध्यान से भी अगर देखेंगे तो अगर आपको पता लगेगा कि वीट के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंचाई चाहिए होती है वीट के लिए। तो राजस्थान में तो राजस्थान एक इरिगेशन डेफिसिट स्टेट है, पानी की वहां कमी रहती है, इसलिए वहां पे ये नहीं आता। और कर्नाटका में आपको टॉप 3 मैंगोज में कर्नाटका नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आलू से रिलेटेड है। टॉप 3 आलू के जो प्रोडक्शन है उत्पादन में कौन नहीं आता है? और साथ में बॉटल गार्ड यानी कि जो लौकी होती है जिसको घिया भी बोलते हैं, उसमें कौन नहीं आता है? ये आपको पहचानना है। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में से। तो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश टॉप 3 पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में नहीं आता, और कर्नाटका लौकी के प्रोडक्शन में टॉप 3 नहीं है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है जो स्पीति वैली को पार्वती वैली से जोड़ता है? दोनों ही बहुत खूबसूरत वैलीज हैं। और दूसरा आपको बताना है कि कौन सा पास है जो कुल्लू, स्पीति और लाहुल को जोड़ता है। ये आपको बताना है। देवसा पास, नीति पास, लिपुलेख पास और रोहतांग पास, इसमें से आपको पहचानना है। तो जो स्पीति और पार्वती को जोड़ता है वो देवसा पास है, और रोहतांग पास जो है कुल्लू, स्पीति और लाहौल को जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है जो टाइडल पोर्ट हैं उनके बारे में आपको बताना है। कौन सा पोर्ट टाइडल पोर्ट की तरह यानी कि ज्वारीय बंदरगाह की तरह जाना जाता है, और वो कहाँ सिचुएटेड है? मतलब ईस्ट कोस्ट पे है, वेस्ट कोस्ट पे, ये आपको बताना है। और साथ में जो ज्वारी है रिवर, उसकी जो ईस्टवरी है उस पे कौन सा पोर्ट लोकेटेड है आपको बताना है, ठीक है। तो मुहाने पे कौन सा पोर्ट स्थित है? तो जो टाइडल पोर्ट है आपको कहाँ मिलेंगे? वेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में आपको टाइडल पोर्ट्स मिलेंगे, और साथ में जो मर्मगांव पोर्ट है वो ज्वारी नदी के मुखाने पे मिलेगा। टाइडल पोर्ट्स क्या होते हैं देखिए, बेसिकली क्या होती है, हमारे जो समुद्र होते हैं उनमें टाइड्स आती हैं, यानी कि ये मून का और जो सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है, मुख्यतः मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से टाइड्स आती हैं, ठीक है। तो कभी टाइड जब ऊपर आती है यानी कि जब हाई टाइड होती है तो जो डेप्थ है यानी कि माफ कीजिएगा, जैसे अगर मान ले ये पानी का सामान्य लेवल है, ये आपका पोर्ट है, ठीक है, ये आपका बंदरगाह है। अब यहाँ पे ये जमीन है, मतलब ये जमीन से इतना पानी का स्तर है। तो अब क्या होगा कि अगर एक सीमा से ज्यादा बड़ा यहाँ पे टैंकर आ जाएगा तो वो तैर नहीं पाएगा, क्योंकि पानी के अंदर तैरने के लिए एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन होती है जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट वेट होता है पानी का, जो इस वेसल ने हटाया है, वो अगर इस वेसल के पानी से ज्यादा वेसल के वजन से ज्यादा नहीं होगा तो ये वेसल तैर नहीं पाएगा। तो क्या होगा, तो नीचे हमें ज्यादा पानी चाहिए। तो हाई टाइड में क्या होता है, हाई टाइड में जो सामान्यतः पानी का स्तर यहाँ है वो पानी का स्तर यहाँ तक आ जाता है मान लीजिए। तो यहाँ पे ज्यादा पानी हो गया, तो इसलिए यहाँ पे अब उतनी साइज का वेसल टिक पाएगा जो पहले नहीं टिक पा रहा था। और लो टाइड में क्या होता है कि सामान्यतः ये स्तर है तो अब ये यहां आ गया यानी कि कम हो गया, तो और भी छोटे वेजल्स आ पाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा वेस्टर्न कोस्ट जो है सबमर्ज्ड कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट हमारा सबमर्ज्ड कोस्ट है, डूबा हुआ कोस्ट है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे टाइड्स आती हैं। जबकि अगर हम ईस्टर्न की बात करेंगे तो ये उठा हुआ कोस्ट है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंटेशन काफी ज्यादा होता है और यहाँ पे जो है हमारे पोर्ट्स नहीं बन पाते हैं टाइडल। अगला देख लेते हैं, जो मेन ट्रिब्यूटरी सहायक नदी जो यमुना की नहीं है वो पहचाननी है, और जो तापी नदी है वो सतपुरा की जो ईस्टर्न सतपुरा रेंज है, पूर्वी सतपुरा रेंज है, उसके किस भाग से निकलती है ये आपको बताना है मध्य प्रदेश में। तो हिंडौन, बेतवा, केन, चंबल। तो अगर हम देखें तो ये सारी ही सहायक नदियां हैं यमुना की, और जो तापी निकलती है ईस्टर्न सतपुरा रेंज जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में है, वो आपको सदर्न भाग में मिलेगी, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत आपको चुनना है, आपको जगह दे रखी है और लेक्स, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में, पैंगोंग जम्मू कश्मीर में, पुलिकट आंध्रा में और नागार्जुन सागर तेलंगाना में। तो इसमें सबसे सिंपल है ये बी वाला, क्योंकि पैंगोंग झील आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगी, आपको लद्दाख में मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाईवे से है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 19 है वो कौन से स्टेट से गुजरता नहीं है, डू नॉट पास। और दूसरा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे स्टेट ऑफ बिहार से गुजरता है, वो आपको बताना है। दिल्ली, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, 60, 65, 21, 19 इसमें से पहचानना है। तो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो है छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है, और जो बिहार से जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे गुजरता है वो कौन सा है, NH 19। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जहां पे जो समझाने की चीज है वो मैं आपको समझाता चल रहा हूं, जो चीज याद करने की है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। इसको, इस वीडियो को बार बार देखिए, और साथ में अगर आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे आपको क्या है, पिक्स मिल जाएंगी, पिक्स से बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा तुरंत एग्जाम के दिन के पहले। अगला देख लेते हैं, कौन सा जो मेजर डे है वो जुलाई में नहीं मनाया जाता, आपको बताना है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि जैव ईंधन दिवस, हेपेटाइटिस डे, या फिर इंटरनेशनल टाइगर डे यानी कि बाघ दिवस। जुलाई में कौन सा नहीं मनाया जाता, तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है जुलाई में नहीं मनाया जाता, वो कहां मनाया जाता है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये बायोफ्यूल क्या होते हैं, जो जैव ईंधन होते हैं, यानी कि जैव पदार्थों से जो ईंधन निकाले जाते हैं। देखिए, फ्यूल आप कहां से निकाल सकते हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से निकाले हुए फ्यूल्स को हम बायोफ्यूल नहीं बोलते, क्योंकि ये जो निर्जीव वस्तुओं से निकाले जाते हैं, मतलब बहुत पहले कभी ये सजीव नहीं होंगी, अलाइव थी, उसके बाद दब गई तो कोयला बन गया, गैस बन गया, पेट्रोलियम बन गया, तो ये बायोफ्यूल्स नहीं होते। बायोफ्यूल्स किससे बनते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, सॉरग्राम हो गया, यानी कि जो भी सेलुलोसिक मटेरियल्स होते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल्स होते हैं, जैसे एल्गे हो गया, तो इन सब से बायोफ्यूल बनते हैं। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे जनरेशन 1 है, जनरेशन 2 है, जनरेशन 3 है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी जो हमारी है उसके प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे जीवाणु या फिर जैसे एल्गे जैसी फंगस ऐसी हम बना सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि ज्यादा जो है बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बिसालपुर डैम है वो कौन सी नदी पे है, वो आपको पहचानना, और इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन सी नदी पे, ये आपको पहचानना है। बानस, रेहान, नर्मदा, तापी में से। तो ये जो बिसाल है ये मानस रिवर पे, और नर्मदा पे आपको क्या मिलेगा, इंदिरा सागर डैम मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो बिरहोर जनजाति है, ट्राइब है, वो कहां नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो अगर हम देखें तो बिरहोर जाति आपको, जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में आपको नहीं मिलेगी, बाकी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगी। जनजाति आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा, एक तरफ राज्य दे रखे, दूसरी तरफ लोक नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश का आपको पासी मिलेगा, असम का आपको बागु रुम्बा मिलेगा, बिहार में आपको पनवरिया मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आपको पंडावानी मिलेगा। इनकरेक्ट बताना है इसमें से, तो ये सारे ही ठीक है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, फोक डांस जो होते हैं बेसिकली ये किसी ना किसी थीम पे होते हैं, चाहे तो वो किसी देवी देवता के लिए मनाए जाते हैं, चाहे वो नई हार्वेस्ट हो उसके लिए मनाए जाते हैं, शादी ब्याहों पे करे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, एक तरफ आपको माउंटेन्स यानी कि पर्वत दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी लोकेशन। तो कंचनजंगा आपको नेपाल और चीन में मिलेगा, मकालू नेपाल चीन में, लोत्से आपको नेपाल और चीन में, और माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन में आपको मिलेगा। तो कौन सा इसमें से गलत इनकरेक्ट है, तो कंचनजंगा। क्यों, क्योंकि वो नेपाल और चीन में नहीं है, नेपाल और भारत में मिलेगा, ठीक है, नेपाल एंड इंडिया में आपको मिलेगा, इसलिए आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही आपसे पूछ रहा है कि माउंटेन है और दूसरी तरफ आपको रेंज दे रखी है। तो सासेर कांगड़ी माउंटेन आपको काराकोरम में मिलेगा, साल्तोरो कांगड़ी आपको काराकोरम में मिलेगा, नामचा बरवा काराकोरम में मिलेगा, और चोगोसीला पर्वत आपको काराकोरम में मिलेगा। बताइए कौन सा इसमें से गलत है। तो ये जो नामचा बरवा है वो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको काराकोरम में नहीं, हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन रेंजेस में मिलेगा। देखिए, हिमालय को हमने काफी डिफरेंट रेंजेस में बांट रखा है। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज आते हैं, उसके बाद काराकोरम आते हैं, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, लेसर हिमालयाज आते हैं, और शिवालिक्स आते हैं। तो ये सारे जो माउंटेन्स हैं ये अलग अलग माउंटेन रेंजेस में है, जो आपको पता होना चाहिए। तो नामचा बरवा आपका ईस्टर्न हिमालयाज में, बेसिकली जो ब्रह्मपुत्र की नदी है वो नामचा बरवा से ही जो है मुड़ के आती है, तो ये अरुणाचल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है उससे, यानी कि ग्राम पंचायतों के संगठन से कौन सा जो अनुच्छेद है वो रिलेटेड है, और साथ में जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कृषि और पशुपालन के संगठन से कौन सा अनुच्छेद रिलेटेड है, आपको पहचानना है। 41, 40, 48, 44। तो अगर हम देखें तो पंचायत से 40 है और जो एग्रीकल्चर है उससे 48 है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर आपको बताऊं तो
आप मुझे बताइए 41 किससे रिलेटेड है? 44 तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। आप मुझे बताइए 41 जो डीपीएसपी का आर्टिकल है, ये डीपीएसपी के पार्ट है, तो 41 आर्टिकल जो है वो किससे रिलेटेड है वो मुझे आपको आपको मुझे बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसका आर्टिकल आपको बताना, और टाइटल्स का यानी कि उपाधियों के उन्मूलन का आपको पहचानना है, 16, 15, 18। तो अगर हम देखें तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 16 वाला हो जाएगा और उपाधियों के लिए 18 वाला हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जबकि 15 में अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है कि किसी को भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, रेस एंड जेंडर। उसके बाद अगर हम 17 की बात करें तो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के उन्मूलन से ये रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे गलत विकल्प पूछा, आर्टिकल दे रखे हैं एक तरफ आपको, दूसरी तरफ आपको बताना है कि वो अनुच्छेद किसके लिए है। तो आर्टिकल 54 जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेट करता है, 76 जो है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल से करता है, 79 जो है पार्लियामेंट के संगठन से, संसद के संगठन से, और अनुच्छेद 80 जो है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि जो हमारी राज्य के स्तर पे एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा और एक विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 80 जो है वो उससे रिलेट करता है, आपको बताना। तो कौन सा है? तो डी वाला गलत है, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट से नहीं बल्कि राज्यसभा यानी कि जो संघ के स्तर पे जो राज्यसभा होती है, अपर हाउस होता है, उससे रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट पॉलिसीज यानी कि नीति निर्देशों के अंदर नहीं आता, डीपीएसपी के अंदर नहीं आता। आर्टिकल 35, 40, 44, 48 कौन सा नहीं आता है? तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 35 नहीं आता, क्योंकि नीति निर्देश आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होते हैं, और अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो होते हैं 12 से लेकर 35 तक। इसमें क्या है, बेसिकली जो 35वां आर्टिकल है वो आपको क्या बताता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, किसके लिए? बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि जो आपका एब्रोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, या फिर किसी चीज पे कानून बनाना है, तो उसमें राज्य सरकारें कानून नहीं बना सकती, सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है। तो ये जो है डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। अगला देख लेते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपको कौन से आर्टिकल के अंदर नहीं आता, ये पहचानना, 28, 27, 24, 25। तो अगर हम देखें तो ये आपका 25 के अंदर राइट टू फ्रीडम, तो 25 तो इसमें धर्म के अंदर आता है, 27 भी आता है, 28 भी आता है, 24 नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये बाल जो श्रम है यानी कि चाइल्ड लेबर है उसके उन्मूलन से रिलेट करता है। देखिए 25 में आपको बताया जाता है कि आपके पास फ्रीडम है किसके लिए? प्रैक्टिस, प्रोपोगेट एंड प्रोफेस, रिलीजन के लिए, अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए। 28 में आपको किसके फ्रीडम है कि अगर कोई भी सार्वजनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है यानी कि पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या सरकार से उसमें एड आती है, तो आपको वहां पे बाध्य नहीं किया जा सकता किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग्स को समझने के लिए। और 27 में क्या है कि आपको टैक्स देने के लिए, किसी भी धर्म को के प्रचार के लिए टैक्स देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला देख लेते हैं, इसमें से गलत आपसे पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। ये है वो आपसे पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को बताता है। पार्ट 9 नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी को बताता है। पार्ट 9 कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति को बताता है। और पार्ट 17 जो है वो आपको इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताता है। ये आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा इनमें से। तो पार्ट 17 वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके रिलेटेड बताता है, जबकि इमरजेंसी जो है हमें पार्ट 18 में बताई हुई है। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि अगर हम शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसमें कौन सा आर्टिकल आता है और साथ में वो कौन से भाग में है, कौन से अनुसूची में, माफ कीजिएगा, शेड्यूल आपको पहचानना है, 44, 43 या चौथे या पांचवे। तो अगर हम देखें तो ये पांचवें शेड्यूल में, और इसका जो आर्टिकल है वो आपको कौन सा मिलेगा? 244 आर्टिकल मिलेगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप मुझे बताइए कौन से पार्ट में, ये तो शेड्यूल बताया हुआ है, आपको बताना है कौन सा पार्ट है जो कि शेड्यूल्ड एरियाज से रिलेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अनुसूचित जो हमारे क्षेत्र है उनसे रिलेट करता है, आपको बताना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 11वें संविधान, अगर हम देखें 11वें शेड्यूल में 11वीं अनुसूची में, तो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कौन से अमेंडमेंट से उसको जोड़ा गया था और 12वें को कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। 72वां, 73वां, 74वां, 75वां। तो अगर हम देखें तो 73वें और 74वें से 11th और 12th को जोड़ा गया था, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। 11वें में क्या बताया गया है? 11वें में बेसिकली पंचायत के जो क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं, और 12वें में क्या है, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं यानी कि संसदीय विशेषाधिकार हैं, वो हमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं वो बताना है। इंपीचमेंट यानी कि महाभियोग जो है राष्ट्रपति का, वो हमने कहां से लिया है पहचानना है। ब्रिटेन, कनाडा, आयरिश, आयरलैंड और यूएसए आपको पहचानना है। तो जो महाभियोग है वो तो हमने यूएस से लिया है, क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट होते ही हैं, जो वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होते हैं। और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है वो हमने यूएसए से लिया है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। चलिए आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आप मुझे बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर किसी भी एमपी एमएलए को पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलती है। ठीक है, चलिए अगला जो संविधान समिति से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि किसने जो है बीएल मित्र को रिप्लेस किया था, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था अपने खराब सेहत की वजह से, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो इनकी जगह कौन आए थे? डॉक्टर के एम मुंशी, डीपी खेतान, टीटी कृष्णमाचार्य, एन माधव राव। कौन आए थे? तो ये एन माधव राव थे, जिन्होंने डीपी खेतान को जो है बीएल मित्र को जो है रिप्लेस किया था। जबकि अगर हम टीटी कृष्णमाचार्य की बात करें तो उन्होंने डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको रिप्लेस किया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो महानदी का वाटर डिस्प्यूट है उसके लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसकी स्थापना कब हुई थी, आपको ईयर बताना है, और साथ में कौन सा जो राज्य है, कौन सा स्टेट है जो इसके अंदर नहीं आता है। 2016, 18, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 2018 में किया गया था, और ये दो ही स्टेट इसके अंदर आते हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ई इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा जो एक यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ की कार्यपालिका में इंक्लूडेड नहीं है? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी। तो ये सभी जो है अलॉन्ग विद द प्रेसिडेंट, इन सबके साथ एक प्रेसिडेंट को भी जोड़ ले तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है, तो इसलिए इसका आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि कौन जो है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट डज नॉट पूछा हुआ है। आप मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आप बता दीजिए कौन करता है। ठीक है, हु डज पार्टिसिपेट आपको बताना है, कौन इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेता है। तो जो दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर है, निर्वाचित सदस्य हैं, वो किसके? विधानसभा के। उसके बाद संसदों के दोनों मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड लोग, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड लोग, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के दोनों चयनित और मनोनीत दोनों विधान परिषदों के। तो बताना है कौन लेता है इसमें से। तो अगर हम देखें तो सिर्फ ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं लेते हैं, और क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य में नहीं होती है इसलिए इसके तो दोनों ही, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, जो प्रेसिडेंट का महाभियोग होता है उसकी प्रोसेस आपसे पूछी हुई है कि उसके लिए पहले आपको इंपीचमेंट चार्ज जो है किसी भी संसद के किसी भी सदन में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1/4 लोगों की सहमति चाहिए होती है उसे साइन करने के लिए। 14 दिन का वहां पे नोटिस दिया जाता है, और इसमें 3/4 मेजोरिटी से टोटल मेंबरशिप यानी कि जो कुल सदस्य हैं उनकी टोटल मेंबरशिप की 3/4 सहमति से इसको पारित किया जाता है। कौन सा इसमें से गलत है आपको पहचानना है। तो अगर हम देखें ये 3/4 नहीं है, 2/3 जो है स्पेशल मेजोरिटी में होती है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, एस्टीमेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि एस्टीमेट कमेटी में पहले सदस्य कम हुआ करते थे, उनको बढ़ाकर 30 किया गया था, कब, कौन से वर्ष में? और दूसरा जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है यानी कि सार्वजनिक उद्यम समिति जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं अभी आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसको बढ़ा के कब किया गया था? 1900, अगर हम इसकी बात करें तो 1956 में इसको किया गया था, और 1921 में इसका पहली बार गठन हुआ था एस्टीमेट कमेटी का। और अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो हमारे मंत्री थे जॉन मिथाई जी, उन्होंने इसको, उनकी रिकमेंडेशन पे इसको दोबारा से गठित किया गया था। और ये एक कमेटी है जिसमें सारे मेंबर जो हैं वो लोकसभा के आते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई भी मेंबर नहीं आता। जबकि कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पब्लिक 15 जो मेंबर है लोकसभा से आते हैं, और जो 7 मेंबर्स हैं वो आपके राज्यसभा से आते हैं, तो टोटल 22 मेंबर्स हो गए, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फंक्शन, प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड के, यानी कि जो कार्य, गुणों और पद्धतियों का जो अध्ययन है अजैव तंत्र में, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, अबायोटिक सिस्टम में, और अबायोटिक सिस्टम के उसको जब हम उसके अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? तो बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी, बायोनिक्स या बायोमेट्री, तो इसको हम बायोनिक्स बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, बेसिकली उस स्टडी का नाम पूछ रहा है जिसमें हम फंक्शन, प्रॉपर्टी और मेथड पढ़ते हैं, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड में होता है, और उसके अबायोटिक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं यानी कि जो जीवित होते हैं, और एक अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो कि जीवित नहीं होते हैं, तो उनकी पढ़ाई की जाती है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछा हुआ है, एक तरफ आपको मतलब स्टडी की फील्ड का नाम दे रखा है, और दूसरी तरफ वो किससे रिलेटेड है आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। जो पेलियो बायोलॉजी है वो न्यूरोटिज्म और जो मस्तिष्क के अलग अलग भाग है उनसे जो है डील करता है, यानी कि विक्षिप्तता का अध्ययन करता है। एथनोग्राफी जो है स्पेसिफिक कल्चर्स यानी कि संस्कृतियां जो है उनको पढ़ता है। एंथोलॉजी जो है आपका फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म को पढ़ता है, और फ्रेनोलॉजी आपका फ्लावर्स यानी कि फूलों का अध्ययन करता है। आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो अगर हम देखें इसमें से बी वाला केवल करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है, क्योंकि जो न्यूरोटिज्म और
जो ब्रेन का जो स्टडी है उसको हम फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद जो फ्लावर्स की स्टडी है उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं, और स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम पेलियोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बी, ये इसका बी वाला सही है। अगला देख लेते हैं, पेनिसिलिन का जो खोज है उसको किसने किया था, और प्लांट हार्मोन एक होता है ऑक्सिन, उसकी खोज किसने करी थी वो आपको बताना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डार्विन, कुरुसावा, एडवर्ड जेनर, आपको बताना है। तो इसमें पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, सबको पता है, और डार्विन ने ऑक्सिन की खोज करी थी, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगला देख लेते हैं कि जो यानी कि सांस और जो छाती में कसाव आपको महसूस होता है, उसके लिए अगर आपको राहत चाहिए, रिलीफ चाहिए, उसके लिए कौन सा ड्रग यूज होता है आपको बताना है। मेथाक्वोलोन, कीटामिन, एम्फेटामिन या एफिड्रिन। तो अगर हम देखें इसमें एफिड्रिन यूज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देख लेते हैं, जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है वो आपको बताना है कि वो किस चीज के लिए डायग्नोसिस, कौन से रोग की पहचान के लिए यूज होता है। और मिनामाता डिसीज जो है वो किसकी विषाक्तता की वजह से होती है, मतलब कौन सी पॉइजनिंग की वजह से होती है। ट्यूबरकुलोसिस, हिस्टोप्लामोसिस या फिर मरकरी सल्फर। तो जो मिनामाता डिसीज होती है मरकरी पॉइजनिंग होती है, और जो मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है वो ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने में मदद करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि जो पोकानी वायरस की जो डिसीज है, उससे होने वाली जो डिसीज है वो आपको कौन से जानवर में नहीं मिलेगी, और साथ में जो मिल्क फीवर है, यानी कि मिल्क फीवर, दूध का रोग जिसे हम बोलते हैं, वो कौन से जानवर में आपको मिलेगा। तो एक में नहीं मिलेगा और एक में मिलेगा, पूछ रहा है। तो शीप, बफेलो, काउ, गोट, पिग, यानी कि भैंस, गाय, बकरी, सुअर, आपको पहचानना है। तो जो पोकानी वायरस वो आपको गोट में नहीं मिलेगा, जबकि मिल्क फीवर आपको काऊ में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कौन से जो विटामिन है दूध में नहीं मिलते, विटामिन B12, B9, B5 या B2। तो अगर हम देखें तो विटामिन B9 जो है वो आपको लाइम फैमिली में मिलेगा, यानी कि जो ऑरेंज हो गए, नींबू हो गए, इन सब में आपको विटामिन B9 मिलेगा। बाकी सब आपको दूध में मिल जाएगा। दूध में इसके साथ और क्या क्या होता है, जैसे प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इसलिए बचपन में आपको बोला जाता था कि दूध पिया कीजिए, लेकिन शुद्ध देसी गाय का दूध पीना ज्यादा अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको गलत चुनना है। एक तरफ आपको काउ ब्रीड्स यानी कि गौवांशीय नस्लें दे रखी है और उनका जो ओरिजिन है, तो सीरी जो है हरियाणा से आती है, थरपकर जो है राजस्थान से आती है, बरगुर जो है तमिलनाडु से, और खिलाड़ी जो है महाराष्ट्र से आती है। आपको इसमें से गलत पहचानना है। तो अगर हम देखें सीरी वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि हरियाणा से नहीं आती है, ये दार्जिलिंग से आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट यानी कि नमी की मात्रा को कितना रखें जिससे कि हमारे जो फल हैं वो सड़े नहीं, मतलब सेफ रहे। तो 20 से 30, 20 से 22, 20 से 25, 20 से 24। तो 20 से 24 तक रखते हैं। देखिए आपने देखा होगा ठेले पे गर्मियों में लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेब रखे, उनके ऊपर बोरी डाल देते हैं जूट के और उस पर पानी डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि ठंडक रहती है और मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ताकि वो हमारे को सड़े नहीं फ्रूट्स। लेकिन ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उससे ज्यादा फिर वो सड़ने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जो होती है, उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट रॉट, मार्श स्पॉट, ब्लैक हार्ट या बटनिंग, क्या बोलते हैं बताइए। तो अगर हम देखें तो इसको हम ब्लैक हार्ट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है किस चीज के बारे में, वेजिटेबल्स जो है सब्जियों के क्लासिफिकेशन के बारे में। गलत विकल्प आपको चुनना है, वर्गीकरण के बारे में। तो जड़ जो है, मतलब जो मूली होती है वो जड़ का पार्ट होती है, टर्मरिक जो है वो तने यानी कि स्टेम का पार्ट होती है, हल्दी, बॉटल गार्ड यानी कि लौकी जो होती है फल होती है, और काउपी यानी कि लोबिया जो होता है वो बीज होता है। आपको पहचानना है इसमें से गलत कौन सा है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछे गलत आपको पूछना है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण जो सब्जियों का है उस चीज से आपको बताना है। तो जो ब्रिंजल होते हैं वो, उनकी जो फैमिली होती है वो सोलेनेसी होती है। गार्लिक यानी कि जो लहसुन होते हैं उनकी फैमिली क्या होती है, मालवेसी। सोयाबीन यानी कि उसकी होती है लेग्यूमिनोसी, और कैरेट यानी कि गाजर की होती है अम्बेली फेरी। आपको पहचानना है इसमें से कौन सा गलत है। तो हम देखें तो बी वाला गलत है, क्योंकि जो मालवेसी फैमिली होती है ये लेडी फिंगर की होती है, यानी कि भिंडी की होती है, ना कि लहसुन की होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से आपसे गलत पूछा है कि आपको एक तरफ विटामिन जो जिनमें पोषक तत्व आपको है और दूसरी तरफ वो कौन सी चीज में आपको मिलेंगे। तो जो विटामिन ए है उसमें जो बीट रूट में सबसे ज्यादा वो आपको मिलेगा, मतलब रिलेटिवली ज्यादा मिलेगा। विटामिन सी आपको मिर्ची में मिलेगा, प्रोटीन आपको हरी मटर में मिलेगा, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद में मिलेगा। गलत कौन सा इसमें से बताना है। तो कोई भी इसमें से गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बेसिकली जो अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, वो आपको कौन सी सब्जी में मिलेगा। आपको बताना है हरी पत्तेदार सब्जी, ग्रीनी लीफी वेजिटेबल, टमाटर या फिर ब्रोकली जो हरी गोभी आती है, अमीरों की गोभी जिसे बोलते हैं, ग्रीन पीज यानी कि हरे मटर। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। तो ये सभी में मिलेगा। नॉट फाउंड पूछा है, माफ कीजिएगा, इसमें जो नहीं मिलेगा वो आपको बताना था। तो इनमें से किसी में भी नहीं मिलेगा, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकरेक्ट आपको पूछा है अंडरग्राउंड जो आपके तने होते हैं
हैं भूमिगत, उनसे रिलेटेड आपको बताना है। तो प्रकंद जो है, राइजोम जो है वो हल्दी टर्मरिक में होता है, ट्यूबर यानी कि कंद जो है पोटैटो में, बल्ब यानी कि शल्क कंद ओनियन में प्याज में, और घन कंद जो है आपका शक्करकंद यानी कि स्वीट पोटैटो में होता है। तो बताइए कौन सा है इसमें। तो अगर हम कॉम की बात करें, घन कंद की बात करें, तो वो स्वीट पोटैटो में नहीं होता बल्कि वो अरबी में आपको मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। एक तरफ आपको कुछ कॉमन नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो उसमें कौन से जो केमिकल्स होते हैं वो। तो हॉर्न सिल्वर में आपको फिनॉल मिलेगा, ड्राई आइस आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेगी, क्विक सिल्वर मरकरी को कहते हैं, और कार्बोनिल अल्म जो कार्बोनाइल एसिड होता है उसको सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। तो बताइए कौन सा इसमें से ठीक है। तो क्विक सिल्वर वाला ठीक है, क्योंकि हॉर्न सिल्वर जो है वो सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ड्राई आइस जो है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, ना कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से। उसके बाद जो कार्बोनाइल एसिड होता है वो आपको फिनॉल में मिलेगा, ठीक है। तो आप नाम से भी पहचान सकते थे, हॉर्न सिल्वर फिनॉल में कैसे होगा, जो सिल्वर तो होना चाहिए ना कम से कम उसमें। तो इसलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, एक तरफ आपको कुछ केमिकल्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनसे बनने वाले जो चीजें हैं वो। तो टेरेलिन जो है फाइबर्स यानी कि रेशे बनाने के काम आता है, बेकलाइट जो है प्लास्टिक बनाने के काम आता है, नाइलॉन 6 जो है टायर बनाने के काम आता है यानी कि जो रबड़ वाले टायर्स होते हैं, और 66 जो है नाइलॉन 66 वो सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशे बनाने के काम आता है। बताना है आपको कौन सा है। तो अगर हम देखें तो बी हो जाएगा इसमें, बेकलाइट जो प्लास्टिक के बनाने के काम आता है, तो वो प्लास्टिक बनाने के काम में आता है ग्लिंटेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे इसमें से पूछा हुआ है कि एक तरफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके कांच का रंग आपको बताना है, और इनकरेक्ट आपको पूछा है। तो पोटेशियम क्रोमेट को हम जो है ग्रीन और ग्रीनिश येलो यानी कि हरा और हरा पीला कांच में हम स्टोर करते हैं। क्यूप्रस लवण यानी कि कॉर्पस क्यूप्रस सॉल्ट को हम रेड में लाल में करते हैं, कैडमियम सल्फाइड को येलो में यानी कि नींबू जैसे पीले में करते हैं, और क्यूप्रिक सॉल्ट को हम पीकॉक ब्लू यानी कि मोर जैसे नीले में करते हैं। आपको बताना है कौन सा है। तो ये पोटेशियम क्रोमेट को नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट को करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करेक्ट आपसे पूछा है, एक तरफ डिस्कवरर्स आपको डिस्कवरी यानी कि क्या है खोज, और उसकी तरफ वैज्ञानिक आपको बता रखे हैं। तो जो बेजरेलियस थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का जो तरंग प्रकृति थी, वेव नेचर थी, उसको खोजा था। बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी को, चैडविक ने कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक को, और डी ब्रॉगली ने आपके न्यूट्रॉन को खोजा था। आपको इसमें से सही बताना है। तो अगर हम देखें बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो वेव नेचर है, जो बर्सिलियस है, उन्होंने जो है कैटलिस्ट को खोजा था, ठीक है। साथ में चैडविक की अगर हम बात करें तो उन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा था, और डी ब्रॉगली ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खोजा था। देखिए होता क्या है, जब सब एटॉमिक लेवल पे हम काम करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है, अभी हम नॉर्मली अगर हम देखें किसी भी चीज को हम एक पॉइंट मान के चलते हैं, यानी कि अगर हमने एक गेंद ली है तो वो गेंद एक पॉइंट है, वो एक पार्टिकल की तरह ही काम करेगी। अगर आप उसको ऊपर भेजेंगे और उसके बाद फिर वो नीचे आएगी। लेकिन अगर हम गैस की प्रकृति देखें तो वो पार्टिकल से अलग होती है। लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी काम करता है और गैस की तरह भी काम करता है। तो इसलिए वो डुअल नेचर का होता है उस समय। जैसे पार्टिकल, जो लाइट होती है, फोटॉन्स होते हैं, वो पार्टिकल होते हैं, लेकिन लाइट जो है खुद एक वेव होती है, तो लाइट का भी डुअल नेचर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा घटक सबसे ज्यादा होता है आपको एलपीजी में। आपको बताना है कौन सा घटक सबसे ज्यादा होता है, आइसोब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या एन ब्यूटेन। तो अगर हम देखें इसमें से एन ब्यूटेन सबसे ज्यादा आपको एलपीजी में मिलेगा। नेक्स्ट आपसे वही पूछा हुआ है, जो प्रोड्यूसर गैस होती है, एक बेसिकली कंबस्टिबल ज्वलनशील गैस होती है प्रोड्यूसर गैस, उसमें आपको सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, घटक है, वो कौन सा मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें सबसे ज्यादा अपन को नाइट्रोजन मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है एक्स रेज के मतलब रेज के बारे में। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है, जिसका अगर हम देखें तो आइंस्टाइन ने जिसकी खोज करी थी, तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो कौन सी रेज बनाती हैं आपको, विजिबल रेज, एक्स रेज, गामा रेज या फिर अल्ट्रावायलेट यानी कि पैरा बैंगनी रेज। तो अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट रेज ये बनाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला में आपको विषम विकल्प चुनना, ऑड वन आउट चुनना है, किससे रिलेटेड, एनर्जी कन्वर्जन से रिलेटेड, यानी कि जो रूपांतरण होता है ऊर्जा का। तो इलेक्ट्रिक फैन हो गया, टर्बाइन हो गया, विंड मिल हो गया, डायनामो हो गया। तो बताना है इसमें से। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फैन हो गया, क्योंकि बाकी सारे ये तीनों जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। लेकिन अगर हम बाद देखें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अगर आप पंखा का स्विच चलाएंगे तो उसमें पहले एनर्जी जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी, और उसके बाद पंखे के चक्के घूमने लगेंगे, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई। बाकी सब उल्टा करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मात्रा कितनी होती है जूल में।
1.6 इंटू 10⁻16 -18 -19 या -22। तो अगर हम देखें तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, आपसे गलत विकल्प चुना हुआ है। एक तरफ आपको मीटर्स दे रखे हैं यानी कि जिससे नापते हैं, और दूसरी तरफ आपको पूछा है क्या नापते हैं, गलत चुनना है। तो फोनोमीटर से साउंड की जो तीव्रता होती है ध्वनि की वो नापते हैं, ओम मीटर से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध नापते हैं, यूडोमीटर से हम रेन यानी कि वर्षा मापते हैं, और क्रायोमीटर से अगर हम टेम्परेचर मापते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ये सभी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन है, इनको स्किप कर देते हैं। फिर से जीएस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आपसे पूछ रहा है कि रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो केरला में है, जिसने पहली जो है वर्ल्ड की जेनेटिकली मॉडिफाइड आनुवांशिक रूप से जो संशोधित रबर का पौधा लगाया है, नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में लगाया है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट तो केरला में है, लेकिन ये पौधा कहाँ लगाया है, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। तो अगर हम देखें तो इनमें से कहीं भी नहीं लगाया है, इसलिए ई हो जाएगा। ये कहाँ लगाया है, असम में लगाया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा भारत का पहला राज्य है जहां पे आपको तीनों प्रजातियों के मगरमच्छ जो है मिलेंगे, ऑल द 3 स्पीशीज ऑफ द क्रोकोडाइल। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो रोड सेफ्टी और रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर बीआरओ ने जो प्रमोट किया है, बीआरओ जो प्रमोशन करने के लिए उसने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं सड़क सुरक्षा के लिए। तो वो 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, आपको माफ कीजिएगा, इसमें यही पूछा था कि कितने एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए हैं। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि 2 एक्सीलेंस सेंटर्स बनाए। चलिए आप ये बता दीजिए कहां पे आपको सबसे मतलब तीनों प्रजाति मिलेंगी। तो अगर हम देखें तो उड़ीसा में आपको मिलेंगे, और ये दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सेटअप जो किए हैं रोड सेफ्टी और कंस्ट्रक्शन पे, राजनाथ सिंह ने इनका इनॉग्रेट किया था, वो 2 किए हैं। तो ये कौन सा है, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो एम योगा ऐप है, जो इंटरनेशनल योगा डे पे लॉन्च की गई थी, तो वो किसने लॉन्च करी थी वो बताना है। साथ में डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा जो है, उनका रिसेंटली निधन हो गया था। वो पहले प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, कौन सी कंट्री के, आपको बताना है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है उद्घाटन, या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है, जाम्बिया, नामीबिया। तो बताइए कौन सा है। तो ये जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एम योगा ऐप का जो है उद्घाटन किया है, लॉन्च किया है उसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जर्दालू मैंगो है, जो कि कमर्शियल कंसाइनमेंट, उसका पहला जो वाणिज्य खेप है, जो एक भौगोलिक संकेतक भी है जर्दालू मैंगो का, तो बिहार जो है, उसने बिहार के राज्य ने उसको रिसेंटली एक्सपोर्ट किया है, यानी कि उसका रिसेंट जो है वो आपका निर्यात किया गया है। तो कहाँ किया, कौन से जिले से वो आता है, कौन से जिले से उसका किया गया है, यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि ब्रिटेन हमने भेजा है। तो वो कहां से आता है, जहानाबाद, पूर्णिया, लखीसराय या औरंगाबाद। तो ये भागलपुर से आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। ये भौगोलिक संकेतक होता क्या है कि किसी भी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की अगर कोई विशेषता उसकी भौगोलिक लोकेशन से आती है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन से अगर उसकी वो विशेषता आती है, जैसे दार्जिलिंग की टी हो गई, या फिर बंगाल के रसगुल्ले हो गए, या कांजीवरम साड़ी हो गई, तो वो उसको भौगोलिक संकेतक दिया जाता है। गवर्नमेंट गुड्स और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1990। चलिए बताइए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो कौन से वर्ष में आया था, आपको बताना है। ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स है वो कौन से वर्ष में आया था। 1990 तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 1990 वॉट, कौन से वर्ष में आया था, ये आपको मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि जीआई सर्टिफाइड के ऊपर ही पूछा है कि अभी रिसेंटली जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र की है, वहां से एक जीआई सर्टिफिकेट बनाना, यानी कि जो भौगोलिक संकेतक प्राप्त जो केले हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया है। कहाँ, दुबई, कतार, इजिप्ट, टर्की। कहाँ किया है, दुबई में किया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीलंका को भारत ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी है बेसिकली वित्त पोषण के लिए, यानी कि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलर एनर्जी सेक्टर में, ऊर्जा क्षेत्र में। आपको बताना है कौन सी, कितने पैसे की हमने दिए। $250 मिलियन, 200, 150, 100। तो हमने $100 मिलियन की दी है। देखिए बेसिकली जो श्रीलंका है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से अभी जूझ रहा है, ठीक है, वित्तीय संकट से जूझ रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे चाइना का काफी ज्यादा निवेश है, और श्रीलंका ने अपने जीडीपी का जो, अगर हम देखें तो जीडीपी से कहीं ज्यादा मात्रा में जो है कर्ज ले लिया है, तो इसलिए वो अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। तो हाँ, एक पड़ोसी, जिम्मेदार पड़ोसी होने की तर्ज पे हमने उनको ये सब लोन दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो उखना कुराल सुख थे, वो 6ठे राष्ट्रपति चुने गए कौन से देश के। और दूसरा जो इंडस मेगा फूड पार्क बना है, जो रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया था वर्चुअल फॉर्म में, वो कहाँ बना है। तो मंगोलिया, रायपुर, तुर्कमेनिस्तान या कोरबा, आपको पहचानना है। तो ये मंगोलिया के राष्ट्रपति है, छठी बार ये बने हैं। और इंडस, नाम तो इंडस है लेकिन कंफ्यूज मत, तो ये रायपुर में बना है, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। मेगा फूड पार्क होता क्या है, देखिए बेसिकली जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग का इंडिया में बहुत ज्यादा स्कोप है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्लस्टर बना रहे हैं मेगा फूड पार्क, यानी कि यहाँ पे जो है सब जगह से जो खाद्य पदार्थ है, रॉ मटेरियल है, वो एकत्रित किया जाएगा, और उसके बाद इसमें वैल्यू एडिशन होगा, उसकी पैकेजिंग होगी, मार्केटिंग होगी, और सप्लाई चेन पूरी हम बनाएंगे।
बनाएंगे एक ही जगह पे, तो ताकि जो है हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछा हुआ है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, ये किसने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, और साथ में दुनिया का पहला जो मास्क मुक्त देश है वो कौन बना है, फेसबुक, इजराइल, जॉर्डन, ट्विटर। तो ये फेसबुक ने किया है, और ये किसके लिए है, जो अब्यूजिव मटेरियल होता है यानी कि जो हेट स्पीच होती है उसको उससे डील करने के लिए हमने ये बनाया है, मतलब फेसबुक ने लॉन्च किया है। और इजराइल जो है दुनिया की पहली जो है कंट्री बना है मास्क फ्री। चलिए आप मुझे बताइए कि हेट स्पीच पे एक कमेटी बनाई गई थी अभी रिसेंटली हाल ही में 2018, 19, 20 में ही एक कमेटी बनाई गई थी होम मिनिस्ट्री द्वारा। उस कमेटी के कमीशन के चेयरमैन कौन थे, आपको बताना है उसका नाम, हेट स्पीच पे जो कमेटी थी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अगर हम रिवाइज्ड एस्टिमेट देखें फिच रेटिंग का भारत के लिए, तो वो कितना है ग्रोथ का फोरकास्ट 21-22 में, फिस्कल ईयर 22 में, और साथ में किसकी लीडरशिप में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिमंडल का जो परिषद है उसका विस्तार हुआ है। तो फिच रेटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो 2022-23 के लिए अगर हम बात करें, अब मैं रिसेंट बता देता हूं, ये थोड़ा पुराना पूछ रहे हैं, 22-23 के लिए अगर हम देखें तो 10.3% का ग्रोथ फोरकास्ट है हमारे लिए, जो पहले 10% का था, किसके लिए, 22-23 के लिए, ठीक है। और अभी रिसेंटली 21-22 के लिए उन्होंने थोड़ा घटा दिया, 8.4% कर दिया। और मंत्रिमंडल का विस्तार आपको पता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही होता है, तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको अभी बताने कि कैबिनेट मंत्रिमंडल का जो फेरबदल हुआ है उसमें एजुकेशन यानी कि शिक्षा और उद्यमी मंत्री नियुक्त किया गया है, कौशल विकास उद्यमी मंत्री यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो किसको किया, ये दोनों ही एक ही मिनिस्टर को किया है, किसको किया है। और साथ में ऐसी मिनिस्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, केमिकल फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ये किसको किया है, प्रहलाद जोशी, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, नारायण राणे। तो अगर हम देखें तो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी बनाए गए हैं और मनसुख मांडविया जी बनाए गए केमिकल फर्टिलाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मंत्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है बीसीसीआई है इंडिया की, उसने अभी फाइनेंशियल ग्रांट दिया है राजस्थान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए, तो कितना दिया है, 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़। तो 100 करोड़ का ग्रांट दिया, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, भारत का जो पहला लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो आपको कहां मिलेगा, अहमदाबाद में मिलेगा वो, और उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको पहले हम मोटेरा स्टेडियम भी बोलते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने मत्स्य सेतु ऐप जो है रिसेंटली लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, सामाजिक न्याय अधिकारिता यानी कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, किसने किया है ये बताइए। तो जो मत्स्य सेतु ऐप है ये किसी इनमें से किसी ने नहीं किया, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ये इन्होंने किया है, जिनके जो मिनिस्टर हैं वो गिरिराज सिंह जी हैं। तो ये करेगा क्या, मत्स्य सेतु, बेसिकली मत्स्य का मतलब क्या होता है, मछली, तो जो हमारी फिश प्रोडक्शन है उसके लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, अभी सीईओ नियुक्त हुए हैं जिम वाइटहर्स्ट, एक सीईओ उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद से। तो आपको बताना है कि वो जो रिजाइन उन्होंने किया था कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से किया था। साथ में जो एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये एक अवार्ड दिया जाता है, वो कौन सी जो है संस्था को मिला है, कौन सी एयरलाइन को मिला है। तो इन्होंने रिजाइन जो किया है वो आईबीएम से किया है और कोरियन एयरवेज को ये अवार्ड मिला है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस है वो अभी रिसेंटली कौन से राज्य सरकार ने उसको जो राज्य की जो ऑक्सीजन की नीड्स हैं उसकी आपूर्ति के लिए लॉन्च किया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या हिमाचल। तो अगर हम देखें तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फीफा का अंडर 17 का जो वुमेन वर्ल्ड कप होने वाला है 11 से 30 अक्टूबर 2022 को, वो कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, न्यूजीलैंड, पेरू। तो अगर हम देखें तो वो इनमें से कहीं नहीं होगा, ये हमारे प्यारे भारत में होने वाला है। इंडिया में जरूर देखिएगा, क्योंकि हम वो तो देखते हैं, क्रिकेट तो देखते हैं, लेकिन बाकी खेलों को भी बढ़ावा हमें देना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो मध्य प्रदेश का वो कौन सा नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे चीता की री एंट्री कराई जा रही है, ठीक है। तो माधव, कानो, कूनो या पेंच, तो वो कूनो नेशनल पार्क है जिसमें किया जा रहा है। देखिए हमारे अंदर अगर देखिए दो तरीके के चीता होते हैं, एक तो एशियाटिक चीता होता है और एक अफ्रीकी चीता होता है। तो एशियाटिक चीता जो है भारत में विलुप्त हो चुका है बहुत पहले ही, 1940-50 के दशक में ये विलुप्त हो चुका है। तो एशियाटिक चीता तो बचे ही नहीं, तो अफ्रीकन चीता को हम अब रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे कूनो नेशनल पार्क में। और साथ में लॉयंस को यानी कि शेर, जो अभी हमारे जो सारे शेर हैं भारत में एक ही जगह मिलते हैं, वो कहाँ है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में। तो ये कहा जाता है कि अगर एक ही जगह सारे शेर रहेंगे तो उनमें किसी भी बीमारी का जो ट्रांसमिशन है वो जल्दी हो सकता है और उनकी जो आबादी है खतरे में आ सकती है। तो उन्हें भी हमें वो करना है, रीसेटल करना है, वो
वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि अभी चीफ मिनिस्टर जो असम के हैं, मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने एक कमेटी अपॉइंट करी है किसके लिए, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, रिफॉर्म्स हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जो उनके ओवरसी करने के लिए, मतलब उनके मॉनिटरिंग के लिए ये की हुई है। तो आपको बताना है तो उसका नाम क्या है, गार्जियन रिप्रेजेंटेटिव, गार्जियन डेलीगेट, गार्जियन ऑफिसर या गार्जियन मिनिस्टर्स। तो अगर हम देखें तो गार्जियन मिनिस्टर्स इसका नाम है। तो ये क्या करेंगे, जितने भी सरकार के डिसीजंस हैं, पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, उनके इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेंगे। अगला देख लेते हैं कि किचन स्कीम, स्मार्ट किचन स्कीम अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च करी थी। तो वो राज्य कौन सा है आपको पहचानना है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। तो अगर हम देखें तो केरला है। सॉफ्ट किचन स्मार्ट किचन स्कीम क्या है, इसमें बेसिकली सॉफ्ट लोन यानी कि कम ब्याज दरों पे महिलाओं को लोन दिए जाएंगे ताकि वो घर में जो यूज होने वाले अप्लायंसेस हैं, किचन अप्लायंसेस, उनको खरीद सके और उनसे थोड़ा सा जो कारोबार है वो अपना स्टार्ट कर सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ससेप्टेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच है वो कौन से आईआईटी के साइंटिस्ट ने बनाई है, वो आपको बताना है। कोविड ट्रांसमिशन की ट्रेजेक्ट्री जो है यानी कि परसेप्शन का पूर्वानुमान लगाने के लिए कानपुर, हैदराबाद, खड़गपुर, बॉम्बे, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर या हैदराबाद। तो ये कानपुर और हैदराबाद के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है, आईआईटी के प्रोफेसर्स ने और रिसर्चर्स ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर्स ने जो अभी हमारे जर्नलिस्ट थे यानी कि जो पत्रकार है उनको फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स का दर्जा दे दिया और उनको 15 लाख रुपए का जो है एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी दिया है, यानी कि एक पुरस्कार भी दिया है, घोषणा राशि पुरस्कार ने अनुग्रह राशि देने की घोषणा करी है। तो किसने कही है, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो ये बेसिकली कोई भी नहीं है क्योंकि ये किसने करी है, उड़ीसा ने करी है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने जर्नलिस्ट को ये दर्जा दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रामनाथपुरम के जो एफआरओ हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुंदरम सतीश, तमिलनाडु से आते हैं, उनको एक अवार्ड मिला, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 का। तो वो कौन से जो राष्ट्रीय उद्यान में काम करने के लिए उनको मिला है वो आपको बताना है। गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, मुदुमलाई, मुकुर्थी। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार में काम करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। बेसिकली उन्होंने अच्छा, जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का काम होता है वो क्या होता है, आप भी कभी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बनेंगे तो आपका काम क्या होगा कि सर जो भी हमारे संसाधन है, जो हमारे वनों की सुरक्षा है उसका ध्यान देना। अगले आपसे पूछ रहा है जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना यानी कि चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना है किसके लिए, जो हमारे बच्चे 2019 कोविड-19 के अंदर जो 2019, 20, 21 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको अलाउंस दिया जाएगा, यानी कि एक भत्ता दिया जाएगा भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए। कितने हजार रुपए का, 2000, 2500, 3000, 3500। तो ये 3,500 रुपए का भत्ता दिया जाएगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये करा किसने, उत्तराखंड ने। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निकाली जाती है 2020 का, जो उसका दूसरा एडिशन है, संस्करण है, उसमें बिहार की रैंक आपको बतानी है कितनी है, 13वीं, 15वीं, 17वीं, 19वीं। तो अगर हम देखें तो ये बिहार की 13वीं रैंक है इसमें, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कौन कौन निकालता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें, जैसे टाटा ट्रस्ट है, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है, कॉमन कॉज है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है। तो बहुत सारे इसमें इंस्टीट्यूट्स रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स जो नीति आयोग निकालता है उसका जो दूसरा अध्याय है, दूसरा जो संस्करण है, माफ कीजिएगा, सेकंड एडिशन जो है, उसमें आपको बताना है कि मेजर कैटेगरी में रैंक आपको पहचानी है। प्रथम रैंक जो है तमिलनाडु को, सेकंड रैंक महाराष्ट्र को, थर्ड रैंक कर्नाटक को और 16वीं रैंक मिली है बिहार को। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से ठीक है। तो इसमें से केवल दूसरा ठीक है। तो जो सेकंड रैंक है वो महाराष्ट्र को मिली है, जबकि पहले की अगर हम बात करें तो वो कर्नाटका को मिली है, तीसरे की बात करें तो तमिलनाडु को मिली है, और बिहार की अगर हम बात करें तो उसको 16वीं नहीं 17वीं रैंक मिली है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स करता क्या है, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है हमारा जो वीपो निकालता है, वो क्या करता है, विश्व स्तर पे जो इनोवेशन हो रहे हैं उसमें आपके राज्य की क्या भूमिका है, क्या योगदान है राष्ट्र की, उसको जांचता है। ऐसी पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में अलग अलग राज्यों की क्या भूमिकाएं हैं, उनका क्या योगदान है, उसको जांचता है ये इंडेक्स। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके बारे में आपको गलत विकल्प चुनना है। आपको बताना है पहला रैंक बेंगलुरु को, दूसरा पुणे को, तीसरा अहमदाबाद को और 35 जो है पटना को मिला है, 35वां रैंक। आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। तो अगर हम देखें तो पटना को 35, इतना भी खराब नहीं है हमारा पटना, तो 35 नहीं मिला है हमको, कितना मिला, 33 मिला है, ठीक है। और ये है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो मंत्रालय है वो इसको निकालता है, किसी भी शहर में कितना जीना कितना आसान है, ईज ऑफ लिविंग कितनी है, यानी कि वहां पे ट्रैफिक की हालत कितनी है, कम्युनिकेशन कैसा है, वहां पे रेंटल हाउसिंग कितनी है, ये सब, एजुकेशन, हेल्थ की सुविधाएं कितनी है, वो सब जांचता है। अगला इसमें से ऑड वन आउट ऑफ को पूछ रहा है कि बांदीपुर आपको कर्नाटका में, गोगामल महाराष्ट्र में, वन विहार उड़ीसा में और बेतला नेशनल पार्क, आप बेतला जो है झारखंड में मिलेगा। आपको बताना है कौन सा इसमें से ऑड है। तो सी वाला ऑड है क्योंकि ये गलत मैच है, आपको उड़ीसा में नहीं मिलेगा, वन विहार आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा इनमें से दिया हुआ टाइगर रिजर्व है, मतलब कौन सा इसमें से वो है जो अभी तक टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं है। कामलांग, ओरांग, वाल्मीकि, इंद्रावती। तो अगर हम देखें सारे ही टाइगर रिजर्व हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए कमलांग आपको अरुणाचल में मिलेगा, ओरांग आपको असम में मिलेगा, वाल्मीकि जो हमारे प्यारे बिहार में मिलेगा और इंद्रावती आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो ये सारे ही टाइगर रिजर्व हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, उसके अंदर हम इन चीजों को यानी कि किसी भी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, उसको हम टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं। इसका अगर हम देखें तो इसमें एक तो कोर एरिया होता है जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उसके बाद एक बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है और फिर बफर जोन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामसार साइट कौन सी इनमें से नहीं है, आपको बतानी है। आसान बराज, कबरताल, सराई, नवार झील और पार्वती आगरा झील। तो ये सारी ही रामसार साइट्स हैं, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए आसान बराज आपको कहां मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। कबरताल आपको कहां मिलेगा, बिहार में। सराई नवार आपको कहां मिलेगा, यूपी में। और पार्वती आरगा जो है आपको कहां मिलेगी, उत्तर प्रदेश में। ये सारी ही रामसर कन्वेंशन के अंदर हमारी रिकॉग्नाइज साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको गलत विकल्प को चुनना है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड स्पैरो, चिड़िया, गोरैया है। राजकीय पशु जो है आपका, स्टेट एनिमल ब्लैक बग यानी काला हिरण है। राष्ट्रीय पुष्प गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड है। और स्टेट ट्री, राष्ट्रीय वृक्ष आपका पीपल है। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो अगर हम देखें बी वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ब्लैक बग काला हिरण नहीं है हमारे यहाँ, जो ये है वो ऑक्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो बिहार राज्य की अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ देखें तो चौड़ाई कितनी है और समुद्र तल से हम कितने ऊंचे हैं। बिहार राज्य वो आपको बताना है। 438, 83 कितना है? तो अगर हम देखें तो 483 किलोमीटर की हमारी चौड़ाई है और 52.73 वर्ग मीटर जो है हम, वर्ग मीटर नहीं आएगा, माफ कीजिएगा, मीटर ही आएगा यहाँ पे। तो 52.73 मीटर जो है समुद्र तल से ऊंचे हैं। नेक्स्ट आपसे जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है। जो शहरी जनसंख्या है बिहार की जनगणना 2011 के हिसाब से वो कितने % है, और रूरल जनसंख्या यानी कि ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कितनी है वो आपको बतानी है परसेंटेज में। तो अगर 11, 13, 12 बताइए। तो इसमें जो शहरी है वो 11.3 है और जो रूरल है यानी कि ग्रामीण है वो 88.7 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, जिला है बिहार में, वो कौन सा है? कैमूर, श्योपुर, शेखपुरा, मुंगेर। ठीक है, तो और साथ में आपको ये भी बता रखा है कि कितनी डेंसिटी है, तो बताना है, पहचानना है। तो अगर हम देखें तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसका आंसर तो कैमूर है लेकिन उसकी डेंसिटी 482 नहीं 488 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में गलत आपको चुनना है कि सब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो लार्जेस्ट है एरिया वाइज वो वेस्टर्न चंपारण है, सबसे छोटा है जो है वो भागलपुर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट पटना है और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा है। आपको पहचानना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो अगर हम देखें बी वाला यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको भागलपुर नहीं है, कौन सा है? श्योर है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ये सेंसस के फैक्ट्स हैं, बजट में इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स जो हैं वो उनको आप सीधा सीधा आपको रटना ही पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, 3 से 4 बार ये वीडियो देख सकते हैं, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको पिक से रिवीजन हो। और अगर आपको और भी अच्छे से तैयारी करनी है, एक ही जगह आपको सारा पढ़ना है, तो आप हमारे पेड ग्रुप की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपको पूछा हुआ है कि विष्णुपद मंदिर आपको गया में मिलेगा, राम जानकी मंदिर सीतामारी में मिलेगा, नेपाली मंदिर आपको वैशाली में मिलेगा और हरिनाथ जी का मंदिर आपको सोनपुर में मिलेगा। इसमें से गलत पहचानना था कौन सा है, तो ये सी वाला गलत है, क्योंकि ये आपको वैशाली में नहीं मिलेगा, ये कहां मिलेगा आपको? हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन, एक तरफ समितियां दे रखी, दूसरी तरफ किसके लिए? तो चक्रवर्ती जो है बेरोजगारी और लोक कल्याण पे बनी थी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर पे, जीवी रामकृष्ण डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश पे, खुसरो कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पे और भगवती कमेटी एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि कृषि ऋण पे बनी थी। आपको करेक्ट पहचानना है कौन सा है। तो अगर हम देखें तो जीवी रामकृष्ण कमेटी जो है विनिवेश में बनी थी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये सरकारी उपक्रम है, सरकारी कंपनी है, सरकार की 100% की भागीदारी है, लेकिन सरकार अब चाहती है इसमें कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी जुड़े। तो सरकार क्या करेगी, अपनी जो स्टेक है वो घटेगी। जैसे एयर इंडिया को अभी सरकार ने टाटा को बेच दिया, उसको हम बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट पे बनी है वो कौन? अगर हम चक्रवर्ती की बात करें तो ये किस पे बनी है? मॉनेटरी पॉलिसी पे यानी कि मौद्रिक नीति पे। खुसरो की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कि कृषि ऋण पे बनी है और भगवती की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और लोक कल्याण पे बनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत आपको चुनना है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का आपको हेडक्वार्टर वियना में मिलेगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम फूड प्रोग्राम का रोम में मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का बर्लिन में मिलेगा और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको जेनेवा में मिलेगा। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो ये आपका पहला वाला इनकरेक्ट है, आपको वियना में नहीं मिलेगा, ग्लैंड में मिलेगा, यानी कि स्विट्जरलैंड में ग्लैंड में आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें आपको चुनना है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी रिपोर्ट निकालती है? स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट,
स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट निकालती है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, और एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये डी वाला इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक निकालता है। हालांकि अब तो इसमें कम हो गई है, मतलब बंद कर दी है इस रिपोर्ट को, लेकिन निकालता यही था। और भारत की रैंक इसमें अगर हम देखें तो लास्ट कितनी थी? 63वीं थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीआई टैग से रिलेटेड है। गलत विकल्प आपको चुनना है। काला चावल मणिपुर से आता है, गुलबर्ग की तूर दाल कर्नाटका से, खोला चिली असम से, और कंदमल हल्दी आपको उड़ीसा से मिलती है। कौन सी इसमें से गलत है वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो खोला चिली वाला गलत है, क्योंकि असम से नहीं आता, ये कहां से आता है? गोवा से आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो बिहार का बजट से है। 2021 में जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है वो अगर हम देखें एस्टिमेटेड कितना है अनुमानित, आपको एग्जैक्ट फिगर पता होना चाहिए। तो वो कितना है? तो ये गलत है, वो 7,057 करोड़ 7,57,026 करोड़ है। माफ कीजिएगा, इतना बड़ा नंबर है ना, मतलब सोच के भी कॉमन मैन की हालत है ये। कॉमन मैन इतना बड़ा नंबर सोच भी नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो टोटल रिसीट है यानी कि कुल प्राप्तियां हैं बजट में जो अनुमानित है, उनमें गिरावट आई है। कितने करोड़ रुपए से गिरावट आई है वो आपको बताना है। कितने करोड़ रुपए से गिरावट आई है? तो वो 9,684 करोड़ से। ये तो मैंने सही बोल दिया, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपसे पूछ रहा है जो रेवेन्यू सरप्लस है यानी कि जो राजस्व अधिशेष है उसमें 2021-22 में अगर हम देखें तो कितने करोड़ रुपए रहा है वो, और वो जीएसडीपी यानी कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है वो आपको बताना है। तो 9196 करोड़ रहा है जो टोटल अगर हम देखें राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस, और ये जीडीपी के 1.21% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा है 21-22 में, वो कितने करोड़ रुपए है, और वो जीएसडीपी का यानी कि जो राज्य का घरेलू उत्पाद है सकल घरेलू उत्पाद उसका कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो बताइए 22,115, 151, 521 या 511? तो ये 22,511 करोड़ रुपए और राज्य के जीडीपी का ये 2.97% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है उसमें बिहार में अगर सभी आयु वर्गों को मिला ले तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है यानी कि बेरोजगारी दर है वो कितनी है बिहार में? तो अगर हम देखें तो ये 10.2% है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो द्वितीय सेक्टर है यानी कि सेकेंडरी सेक्टर है वो अगर हम जीएसडीपी में देखें कितने ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, और साथ में जो तृतीय सेक्टर है यानी कि टर्सरी सेक्टर है अगर हम चालू मूल्यों पे देखें, वर्तमान मूल्यों पे देखें तो वो कितने प्रतिशत से बढ़ रहा है ये आपको बताना है। तो जो सेकेंडरी है वो 10.9% से बढ़ रहा है, और जो हमारा तृतीय है यानी कि टर्सरी है वो 12.5 से बन रहा है। देखिए 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जो कृषि के साथ रिलेटेड होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है, टर्सरी सेक्टर जो सर्विसेज जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, लॉ की सर्विसेज हो गई, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार यानी कि प्रति व्यक्ति जो बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 19-20 में वो भारत के कितने परसेंटेज है। भारत की अगर हम औसत आय लगाएं प्रति व्यक्ति तो बिहार की जो है कितने प्रतिशत निकलती है? तो ये 32.9% निकलती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने जॉब कार्ड जो है बिहार में मनरेगा के अंदर 21-22 का जो ये माफ कीजिएगा 21-22 है, 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कितने जॉब कार्ड जो है मनरेगा के अंदर बिहार ने लागू किए हैं? तो वो 169.8 लाख जो है जॉब कार्ड्स लागू किए हैं। देखिए मनरेगा क्या है? मनरेगा यहाँ पे जो डिमांड अप्रोच है यानी कि काम की आप डिमांड करेंगे आपको काम मिलेगा। कितने दिन का? 100 दिन का काम मिलेगा। कई जगह इसको बढ़ाकर 150 दिन भी कर दिया जो बैकवर्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन 100 दिन का आपको काम मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिला तो जो है आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें जो आवासीय सुविधा है, हाउसिंग फैसिलिटीज है वो दी जाती है। तो 19-20 में जो है टोटल 8210.90 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है। कितने लाख या कितने करोड़ घर बना दिए हैं ये आपको बताना है बिहार के रिस्पेक्ट में। तो 4.2 लाख यानी कि 4,20,000 घर बना के दिए हैं 19-20 में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितने जो गांव हैं वो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंदर कितने गांव जो है वो कर दिए गए हैं ओपन डेफिकेशन फ्री। तो अगर हम देखें तो कितने परसेंट है? 96% जो गांव है, ये आपको हिंदी में तो बता ही दिया है, कभी कभार लिखने में समस्या हो जाती है, तो ये हमने ओपन डेफिकेशन फ्री जो है घोषित कर दिया है। तो ये हमारा आज का हो गया 150 क्वेश्चन। आपने आई होप करता हूं कि आपने जो है अपने को अटेम्प्ट किया होगा, और अपना जो स्कोर है वो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए। और पेड ग्रुप की जानकारी लेना चाहते हैं तो इन दिए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।